मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वो बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहलाए बहलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन बच्चे की पैदाइश के होते हुए दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब बच्चा चुप न हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोते देखा तो कहने लगे, निशा क्या हुआ है बेटी, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नवासे को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी बहन के देहांत के बाद मेरे बहनोई मोहित एक बार भी हमारे घर नहीं आया था। मेरी बहन और मोहित की मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों, लेकिन मेरी बहन की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा मम्मी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन, जिसका नाम सलोनी था, उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन सलोनी दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर मोहित ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन मम्मी पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सलोनी दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी दीदी दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब मोहित हमारे घर आया उस वक्त उसकी सेव बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि निशा भी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है रोहन को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से सलोनी की मौत हुई है मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। मोहित कहने लगा, आंटी भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं? आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकती हैं। मेरे बारे में भी तो सोचें। खाली घर में मुझे सलोनी की आवाज सुनाई देती है। मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। मोहित का गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां है, लेकिन छुट्टियों के बाद निशा की 12वीं क्लास शुरू हो जाएगी। मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी है, तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। ये सुनना था कि मोहित के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप ये कैसी बात कर रही हैं? सलोनी की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानती हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है। उसके नाम पर जिंदगी वर्षों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम सलोनी जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना। मोहित कहने लगा, क्यों, क्या मासी नहीं पाल सकती? निशा अभी छोटी है, सिर्फ 16 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है? जब तक वो 20-22 साल की होगी मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा रोहन निशा का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। ये जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। वो कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं, न अभी और न फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में सलोनी का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो रोहन छोटा है, जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात मोहित को बुरी लगी थी। वो फौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने के बाद आया था। रोहन 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। कॉलेज से आती तो वो रो रहा होता था।
मम्मी उसे बहला फुसलाकर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आती ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था, मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वो मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार मोहित को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोच बैठा था। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने बाद आया था। 1 ही घंटा बैठा था। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला भी गया था। हर महीने वो कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाता। कहता था कि यह रोहन के खर्चे की है। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 19 साल की हो गई थी। अब तो रोहन भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था। मुझे मम्मी मम्मी कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने मोहित को बुलाया, कहने लगी कि निशा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दें। यह सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या रोहन आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करिए। इससे इसकी माँ मत छीनिए। रोहन निशा को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाएं, तब तक रोहन भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही निशा की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दें कि मैं उसके साथ रह सकूं और वो बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो मोहित? वो अभी निशा की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और वक्त का कुछ पता नहीं। मैं बीमार रहती हूँ और निशा के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वह कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी जल्दी है तो फिर निशा की शादी मुझसे कर दें। मोहित ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मोहित ऐसा भी कह सकता था। यह सुनना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम निशा से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो मोहित। मोहित ने कहा, तो फिर क्या हुआ? रोहन निशा को अपनी माँ समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता। अगर किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। निशा इसकी मासी है, इसके साथ अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसे कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे को माँ चाहिए जो निशा से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो निशा मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना। सिर्फ रोहन की माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र न रहे। यह बात सुनकर मोहित के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मोहित अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। देखने में भी खूबसूरत नौजवान था। उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देखकर अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में मोहित के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। होते भी कैसे? मैंने उसे हमेशा अपने बहनोई की नजर से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वह उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा मोहित में कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा मसला तो रोहन का था। वह भी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या न देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। और ऊपर से मोहित के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इधर रोहन भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी एतराज नहीं किया था। मोहित में ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जिस पर मैं एतराज करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं रोहन की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि रोहन से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और मोहित की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर मोहित के घर आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने मोहित के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वह मेरा बहनोई है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई जज्बा नहीं था। मुझे लगा शायद वह मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा कि एक पति अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी,
तुम रोहन के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से मोहित को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी सलोनी थी और आज भी सलोनी है और हमेशा सलोनी ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे रोहन की माँ बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। यह कहकर वो कमरे से जा चुका था और मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। रोहन मेरी उंगली पकड़े मम्मी मम्मी कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और रोहन को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही यह शादी जैसे हालात में की गई थी, लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं मोहित को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियाँ बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था उसने। मैंने सोचा इससे तो अच्छा था काश मेरी माँ मेरी शादी किसी और से कर देती। कम से कम वो मेरे साथ ऐसा सुलूक तो न करता। यह आदमी तो पत्थर दिल है। कितनी आराम से मुझे यह सब कुछ कहकर चला भी गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब मोहित सलोनी से मोहब्बत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वो मेरे सामने ही सलोनी के प्यार की आहें भर रहा था। सलोनी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसका फर्ज बनता था कि वह मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ देता, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। मोहित ने चुपचाप नाश्ता किया। उसने एक नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं उस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरती में मैं सलोनी से कहीं बढ़कर थी। खूबसूरत तो सलोनी भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन मोहित ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ सलोनी बसी हुई थी। वो चला गया और दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे थे। पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती या रोहन में लगी रहती, लेकिन रात को न चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी जरूरत का हर सामान वो लाकर रख देता था। मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफी नहीं होता। उसे पति की मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो मुझे मिल नहीं रही थी। हर लड़की के अंदर यह ख्वाहिश होती है। मेरा मन करता वो मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने को जी चाहा। मैंने खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त मोहित भी घर आ गया। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, ये क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो, क्या मैं कमजोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सच संवर कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। शर्म नहीं आती ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे जलील करेगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलकर फुट फुट कर रोने लगी। रोहन मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया, मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, मम्मी क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना। छोड़े पापा को, मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वो भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए। रोती हुई मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त मोहित के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में रोहन न होता तो शायद आज मेरे साथ यह सब कुछ न हुआ होता। रोहन की वजह से ही मेरी शादी मोहित के साथ हुई थी,
जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। रोहन ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मी आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई हैं। मैं भी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे भी लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूँ, मेकअप करूं और खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा एक बार भी मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहा था। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी। मेरी सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आई कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना हुआ था, बाल भी खुले छोड़ दिए। अभी दिन था और मोहित के आने का टाइम नहीं था। हल्का फुल्का मेकअप भी अपने चेहरे पर कर लिया था। रोहन मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में रोहन के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी, ये तो मेरा भांजा है, मुझे मम्मी मम्मी कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उससे मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सजा मैं रोहन को क्यों दूं? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब रोहन ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर मोहित के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना खा ही रहे थे कि तभी गुस्से से मोहित घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहाँ मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटका दिया था। मेरे हाथों से सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थी, जो मैंने बड़े ही दिल से अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। रोहन तो डरकर पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में चुभ चुका था और मैं बस सिसकारी भरकर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर मोहित के नंबर पर भेजी गई थी। वो तो रोहन था जो अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दी थी। मोहित के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोटकर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। रोहन दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। मोहित मुझे पलटकर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शायद करूंगी या रोहन के साथ बुरा सलूक करूंगी, ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रोहन की माँ हूँ और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ सिर्फ रोहन का ख्याल रखना और अपने पति की जरूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने रोहन को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ा, घर के सारे कामकाज किए थे। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने सबको आग लगा दी थी। मैंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। कितने कितने दिन तक मैं कंघी भी न करती थी। खैर, मैं रोहन के साथ साथ मोहित की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने अब मोहित से बोलना भी छोड़ दिया था। कभी जरूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे चुपचाप कामों में लग गया देखकर अब शायद मोहित को भी एहसास होने लग गया था। कभी कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। रोहन स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचता मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियाँ क्या होती है ये तो मैं भूल ही चुकी थी।
कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी संवर कर नहीं जाना था। इस पर जब दिवाली आई तो शायद मोहित नोट कर चुका था और जब रोहन को मॉल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब मोहित रोहन के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहते हुए वो कुछ हिचकिचा रहा था, चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वो मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था। मैंने बेयकीन से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाव के मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कांच के लाल रंग की चूड़ियां थी जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी सी नजर चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, ये आप किस लिए लाए हैं? मोहित मुझे हैरत से देखने लगा। बोला, मतलब अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजर चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वो सलोनी को अभी तक भूला नहीं था। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियां लेकर वहीं सेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिवाली थी तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहाँ आ चुके थे। बाकी खानदान से भी लोग हमारे यहाँ मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की माँ बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, खूब मेकअप करती हैं, अपने आप को खूब सजा बना कर रखती हैं। लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। मोहित ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया। कहने लगा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार हैं। एक तुम हो कि घर के कामों में घनचक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, ये काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज मोहित मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। कहने लगा, तैयार हो जाओ। और मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया? इतने सालों में तो न जाने कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूँ। साल में न जाने कितने त्योहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वो जवाब खो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई तुमने? और न ही नए कपड़े पहने हैं और न ही ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, सलोनी के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर इस तरह उजड़े हुलिये में क्यों घूम रही हो? लेकिन मैं बस एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा पाई थी। कहीं न कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन जब रोहन सो चुका था, मैं यूं ही अपने ख्यालों में गुम कमरे में बैठी थी। मोहित कमरे में आया था। उसको अपने कमरे में देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, क्योंकि रात के वक्त पहली बार था जब वो इतने सालों में मेरे कमरे में आया था। वो मेरे सामने बैठ गया, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगा, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। कहने लगा, देखो निशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक रखा है। मैं जानता हूँ सलोनी की मोहब्बत में मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन यह बात तुम भी जानती हो कि सलोनी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान लुटाते थे। फिर उसको मुझे छोड़कर चले जाना मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर डाल चुका था। मैं तो बिल्कुल उसके लिए दीवाना सा हो गया था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक भी भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरे बेटे को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है। अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ मेरे बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया है। और फिर जब यहाँ आई तो जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझे पति जैसा तो नहीं, हाँ दोस्त रखने की तो हकदार थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ सख्ती बरती। मेरी कलाई पर अब भी उन टूटी चूड़ियों के निशान मौजूद थे। वो मेरे निशान को अपनी उंगली से छूकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने सलोनी के साथ भी इतना वक्त नहीं गुजारा था जितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। कहीं ना कहीं मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। यह कहते कहते मोहित की आंखों में खुमारी भरने लगी थी। उसने अपने साथ लाई लाल रंग की चूड़ियां भी मेरे हाथों में पहना दी। धीरे धीरे वो मेरे करीब
बढ़ने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरी जज्बात खत्म हो चुकी थी। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। मेरे दिल में सारे अरमान तो कब के खत्म हो चुके थे। मैंने पलट कर उसे देखा और बोली कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की माँ हूँ। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात हैं। कभी मैं भी यही दुआ करती थी कि आप मेरे साथ एक अच्छे पति बनकर रहें। मुझे मेरे हिस्से का हक, मेरे हिस्से का प्यार दें। मैं भी कभी आपकी बाहों में समाने के लिए तड़पा करती थी, लेकिन अब मेरे ये सारे जज्बात मर चुके हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ प्यार से बात करना तो दूर की बात, आपने कभी मुझे निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। कितना मेरा दिल मचलता था आपके लिए। आप मेरे लिए तोहफे लेकर आए। मैं जब तैयार हूँ तो आप मेरी तारीफ करें, मुझे बाहर घुमाने ले जाएं, मेरा ख्याल रखें। मुझे बुखार हो तो आप मोहब्बत से मेरे लिए 2 लफ्ज बोलें। मेरी हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उल्टा हर वक्त मुझे जलील किया। मुझे यह बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। और अब जब मेरे सारे जज्बात राख बन चुके हैं, तो आप फिर से मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूं। देखिए, अगर आपके दिल में एक औरत के लिए जज्बे जाग रहे हैं और आप अपने अंदर के जज्बातों को ठंडा करना चाहते हैं, तो बेहतर है जाएं और जाकर एक दूसरी औरत से शादी कर लें जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ रोहन की माँ हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं। आपको मेरी तरफ से खुली इजाजत है, आप जाकर तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकलकर बालकनी में जा चुकी थी। कुछ देर बाद मोहित मेरे और रोहन के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी देर तक आंसू अपने अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी अपने दिल में उसके लिए जज्बात नहीं बना पा रही थी। और जब औरत एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर ले, तो वो फिर चाहे जो मर्जी कर ले, औरत पिघलती नहीं। बार बार जलील करने के बाद अगर मर्द समझता है कि वो औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।